रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, एग्जाम का समय नजदीक आ गया है और मैं लगातार अपने बच्चों के लिए भी प्रयास कर रहा हूं। आप भी बच्चों लगातार प्रयास कीजिए कि लगातार अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए, पूरा समय पढ़ाई में दीजिए और आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही लाना है। मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बच्चों, आज हम एग्जाम आइडिया से संबंधित जो सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत बच्चों हम बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी करा रहे हैं कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। आज बच्चों में वहां पे सॉल्यूशन का अध्याय लेके आया हूं। मैं आपको पुनः बता दूं, यह सभी बोर्ड की परीक्षार्थियों के लिए है। किसी भी बोर्ड का एग्जाम स्टूडेंट्स है वह इसको पढ़कर सॉल्यूशन अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानकारी कर सकता है, उनको हल करना सीख सकता है। तो आप किसी भी बोर्ड के हों बच्चों, आप लगातार वीडियो देखें, केवल और केवल आप वीडियो देखें, उससे संबंधित तथ्यों को अपने नोटबुक में नोट करें। वीडियो खत्म होने के बाद आपको सॉल्यूशन से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष आ जाएंगे, जिनको आप अपनी बोर्ड परीक्षा में तैयार करके जाएंगे बच्चों, है ना। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु हम सॉल्यूशन अध्याय का प्रारंभ करते हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम कुछ लघु उत्तरीय और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले बच्चों आप ये करो, इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लो, ठीक है नहीं। ये 5, 6, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसमें कम से कम 17 क्वेश्चन है। मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा जब 7 क्वेश्चनों में कम से कम 17 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। कैसे हो जाएंगे? पहला प्रश्न लिखा है, किसमें वाष्प दाब का अवनमन सबसे अधिक होता है। ऐसा कोई भी प्रश्न आता है जिसमें आपके अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चों आपके 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है विलयन में। एक है वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन भी है बेटा उसमें। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, चौथा है परासरण दाब। यदि आपका कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म आता है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया जिनमें ऐसे विलयन जिनकी मोलरता एक समान है, देखो बेटा 0.1 मोल, 0.1 एम, 0.1 एम, 0.1 एम, 0.1 एम, 0.1 एम, ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जिनकी मोलरता एक समान है, जिनकी मोलरता एक समान है, उसमें आपसे किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पूछा जाए। मैं इसकी बात अकेली नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं परासरण दाब की भी बात कर रहा हूं, मैं क्वथनांक में उन्नयन की बात भी कर रहा हूं, मैं हिमांक में अवनमन की बात भी कर रहा हूं। चारों प्रश्न इसमें एक प्रश्न में है, किसका ज्यादा होगा। अगर मोलरता एक समान है तो जिसका आई कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगी, आई के, मतलब जिसका आई ज्यादा उसका अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा। सबके लिए कॉमन बात होगी ना बच्चों, 4 प्रश्न एक साथ हो गए ना। जिसकी आई ज्यादा उसका अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा। आई कैसे निकालेंगे भाई, हम देखेंगे। सामान्यतः हम ये मानते हैं, अगर सामान्यतः ये माना जाता है अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आई 1 होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आई जो होगा उसमें जितने आयन बनेंगे वो हो जाएगा। सामान्यतः यह माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को अभी हम जितने आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उनमें यह माना जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होता है, ठीक है नहीं। जैसे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आई 1 होगा, ठीक है ना। यह इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, है ना, विद्युत अपघट्य है। ये विद्युत अपघट्य में 2 Al बनेंगे, 3 SO4 बनेंगे, कुल मिला के 5 आयन बनेंगे। इसका आई की वैल्यू 5 होगी बेटा, कितनी होगी, 5। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी आई की वैल्यू 1 होगी। सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी आई की वैल्यू 1 होगी। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें एक Na बनेगा, एक Cl बनेगा, अर्थात आई की वैल्यू 2 होगी। इसमें बेरियम क्लोराइड में एक Ba 2 Cl, आई की वैल्यू 3 होगी बच्चे, है ना। सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किस में आ रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट में आ रही है। तो इन सब में बच्चों आपसे पूछा जाए किसका वाष्प दाब का अवनमन सबसे ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा बेटा। एल्यूमिनियम सल्फेट के वाष्प दाब का अवनमन सर्वाधिक होगा। क्यों ज्यादा होगा, आपको ये बात ध्यान रखना है बच्चों, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि इस विलयन के लिए आई की वैल्यू ज्यादा है। तो मोलरता समान हो तो जिसकी आई ज्यादा उसका क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा,
उसका हिमांक में अवनमन ज्यादा, उसका पराशरण दाब ज्यादा, उसके वाष्प दाब में अवनमन ज्यादा। प्रश्न है किसका पराशरण दाब ज्यादा होगा, इसी का होगा, ठीक है नहीं। किसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, वो भी इसी का होगा। सारे अणु संख्या गुणधर्म एक ही फैक्ट पर आधारित है अगर मोलरता समान हो। दूसरा प्रश्न आया किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा, क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, ये भी कह सकते हैं, है ना। ऐसे कोई प्रश्न आते हैं जिसमें परसेंटेज एक समान है, यहां मोलरता समान थी बेटा, यहां परसेंटेज समान है, तब क्या होगा बेटा, उनका जो अणुसंख्यक गुणधर्म होगा वह समानुपाती होगा I अपॉन एम के। एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, जिसके I अपॉन एम की वैल्यू, जिसके I अपॉन एम की वैल्यू I अपॉन एम की वैल्यू जो आएगी वो सर्वाधिक आएगी, उसका अणुसंख्यक गुणधर्म सर्वाधिक होगा, ठीक है नहीं। तो हमें I अपॉन एम पे कंसंट्रेट करना है भाई। I की वैल्यू बच्चों हम अगर देखें, ये जो ग्लूकोज है इसके लिए I की वैल्यू 1 है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए I की वैल्यू बेटा 2 है और इसके लिए I की वैल्यू 3 है। अगर हम इनमें I अपॉन एम निकालेंगे इन तीनों में, तो ग्लूकोज के लिए बेटा I अपॉन एम आएगा, ग्लूकोज के लिए आएगा 1/180, क्योंकि इसमें I 1 है, M 180 है। NaCl का निकालेंगे बेटा तो आएगा 2/53.5, कितना आएगा 2/53, इसका होता है Na का होता है कितना 23 और इसका होता है 35.5, तो 58.5 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 58.5। और अगर हम इसका निकालेंगे 23 और 35 58, ठीक है, इसका निकालेंगे Ca का 40 और इसका 71, 71 और 40 111 है, 111/3, सॉरी कितना लिखेंगे 3/111 है, 3/111 है। इसको 1 के बटे में कर लें 1/180 और इसमें 2 का भाग लगा दें तो आ जाएगा 1 ये हो जाएगा 29.25 और ये हो जाएगा 1/37। अब आपको दिख रहा है बेटा किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो इसका आपका आंसर बेटा ये होगा। ऐसे बहुत से प्रश्न आ सकते हैं जिनमें आपको परसेंटेज दे रखा होगा, प्रतिशत मात्राएं दे रखी होंगी और प्रतिशत मात्राओं से आपको कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म पूछा जाता है, आप उन अणुसंख्यक गुणधर्मों में वह अणुसंख्यक गुणधर्म लगाएंगे, अधिक वैल्यू उसकी होगी जिसकी I अपॉन एम की वैल्यू ज्यादा होगी। 2 प्रश्न होगा बेटा, 2 प्रश्न में 8 प्रश्न हो गए आपके, मैं क्या कह रहा हूं 2 प्रश्नों में 8 प्रश्न हो गए, बहुविकल्पीय में आते हैं, अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, शुद्ध जल की मोललता क्या हुई, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है बेटा, मैंने सभी बोर्ड की परीक्षाओं में देखा ये प्रश्न कई बार आया है। मोललता क्या होती, पहले आपको मोललता की परिभाषा आना चाहिए। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, ये तो मोललता है। तो हम कहेंगे जल की मोललता, हम कहेंगे 1000 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या जल की मोललता कहलाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, जल भी, विलेय भी जल है, विलायक भी जल है, तो शुद्ध जल है वो। तो 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या मोललता कहलाएगी। तो 1000 ग्राम जल में मोल कितने होंगे बेटा, 1000 ग्राम जल में जब मोल निकालोगे आप तो भार हो गया 1000 और अणुभार हो गया 18। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। 1000 ग्राम जल में मोल निकाल ले रहे हैं हम तो आएगा इसका आंसर बेटा 55.56। कितना आएगा बेटा 55.56 मोल प्रति 1000 ग्राम H2O। प्रति 1000 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, 55.56 मोल होंगे। ये बेटा बहुविकल्पीय में भी आता है, 4-5 वैल्यू आपको दे रखी होंगी, उनमें से एक वैल्यू यह भी होगी, एक वैल्यू यह भी होगी। शुद्ध जल की मोललता का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है बच्चों, सभी बोर्डों में आया है, मैं क्या कह रहा हूं सभी बोर्डों में आया है। शुद्ध जल की मोललता कितनी होगी 55.56। कैसे निकलेगी, 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की बहुत सी विधियां बेटा हमने पढ़ी हैं, पीपीएम पढ़ा है, मास परसेंट पढ़ा है, वॉल्यूम परसेंट पढ़ा है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, बहुत से हमने पढ़े हुए हैं बेटा। तो उनमें सबसे अधिक कौन सी है, या प्रश्न यह भी आता है बेटा कि आप मोललता और मोलरता में
क्या डिफरेंस है, मूललता और मूलरता में क्या डिफरेंस है। या यहां ये प्रश्न आता है कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की मूललता और मूलरता में कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है, ये प्रश्न ज्यादा आता है बेटा, है ना। हम अगर फॉर्मूला लिखें, जो मूललता होती है बेटा वो होती है नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉरी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और जो मूलरता होती है नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों की बात करें, है ना। इसमें और इसमें अंतर यह है बच्चों, यहां वॉल्यूम है, यहां मास ऑफ सॉल्वेंट है। जो भी पद वॉल्यूम का होता है, जो भी पद वॉल्यूम का होता है वह ताप से इफेक्टेड होता है। ताप बढ़ाने से, जैसे हम लिखा पीवी इक्वल टू लिखते हैं ना, पीवी इक्वल टू आरटी एक मोल के लिए, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है। ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है गैसियस रिएक्शंस में, है ना। तो ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो जब जब अगर अलग अलग ताप हो जाएंगे तो ये मोलरता की वैल्यू वेरी कर जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, मूललता है। कौन सी है बेटा, क्योंकि इसमें भार से, यह भार पर निर्भर है, सॉल्वेंट के विलायक के भार पर निर्भर है। विलायक में उपस्थित, विलायक के 1000 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोल हैं, इसमें विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोल हैं। तो आयतन वेरी कर जाता है टेम्परेचर से, इसलिए मूललता और मूलरता में यही एक महत्वपूर्ण अंतर भी है बेटा। यह तापमान पर निर्भर करती है, यह तापमान पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यह विधि ज्यादा अच्छी है, ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ये प्रश्न बच्चों परीक्षाओं में बहुत आता है, कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी अधिक होती है, उपयुक्त होती है, मूललता अधिक होती है, क्योंकि यह तापमान अर्थात आयतन पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न लिखा है बेटा, इन सबकी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए, इन सबकी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए, ठीक है नहीं। परिभाषाएं कैसे आएंगी बेटा, ये तो डायरेक्ट आपको परिभाषा सीधा याद कर लेना है। मूलरता की परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं, है ना। नॉर्मलता 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मूललता हमने बताया था 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। मूल प्रभाज, किसी का भी मूल प्रभाज निकालना हो, उसके मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है, किसी का भी मूल प्रभाज निकालना हो। ये बेटा सब डेफिनेशन आपको करनी है, ये वाली थी, एक आध हम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे हमने कहा डेल्टा टीबी इक्वल टू था के बी इंटू एम, हमें के बी की डेफिनेशन देनी है, तो हमने एम को 1 मान लिया। क्या मान लिया बेटा, मूललता को 1 मान लिया। अब जो के बी आया वह डेल्टा टीबी हो गया। के बी क्या हो गया बेटा, तो हम कहेंगे इकाई मूललता वाले विलयन का, क्या कहेंगे बेटा, इकाई मूललता वाले विलयन का जो भी क्वथनांक उन्नयन आएगा, जो भी क्वथनांक उन्नयन आएगा वही मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। सबसे आसान डेफिनेशन बेटा क्या कहेंगे, जब मूललता 1 हो उस समय जो भी क्वथनांक उन्नयन आएगा वह मूलल क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। ऐसे हिमांक कम नमन हो जाए, आई भी लिख देना बेटा, आई की वैल्यू 1 आती है और वो हमने पढ़ाया है, मतलब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद अणुओं की संख्याओं का अनुपात होता है ना, ये आई। तो ये आप जानते हैं बेटा, परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये भी आता है कि 2 पदार्थ दिए होंगे, प्रश्न आएगा उनका विलयन धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों। प्रश्न आया ए और बी, अगर इनका विलयन है, इन दोनों को मिलाया, जैसे एसीटोन और इथेनॉल को मिलाया, इनका विलयन कोई भी आता है, कोई भी आ सकता है बेटा, इनका विलयन धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है। जब ये मिलेंगे तो इनसे बनेगा ए बी इंटरेक्शन। इनमें क्या होता है बेटा, ए आपस में जो ए मॉलिक्यूल हैं, जो ए के मॉलिक्यूल हैं, कई मॉलिक्यूल होंगे ए के, उन मॉलिक्यूल में आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इनमें आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। बी के मॉलिक्यूल में भी इंटरेक्शन होगा, इनके आपस में भी क्या होगा बेटा, बी के मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा। और ये आपस में ए बी के मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। जब भी ए बी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, किसका बेटा, ए बी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन इनके इंडिविजुअल इंटरेक्शन से कम हो, अगर क्या करूं मैं, इनके आपसी आकर्षण से
ए का आकर्षण, बी का आकर्षण और ए बी का आकर्षण, इनमें तुलना करनी है हमें। जब ए बी का आकर्षण बल इनके अलग अलग आकर्षण बल से कम हो तो हमारा विलयन धनात्मक विचलन वाला विलयन होगा। ठीक है ना? क्या कह रहा हूं मैं? इसका आकर्षण बल इनके अलग अलग आकर्षण बल से जब भी कम होगा हमारा विलयन धनात्मक विचलन वाला विलयन होगा। और यदि इनका आकर्षण बल इनके अलग अलग आकर्षण बल से कम होगा, अभी तो कम बताया सॉरी हमने, यदि ज्यादा होगा तो हमारा विलयन ऋणात्मक विचलन वाला होगा। ठीक है ना? अब कुछ क्वेश्चन भी करने का प्रयास करते हैं बेटा, इसको नोट कर लो आप। चलिए कुछ बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, 46% इथेनॉल के जलीय विलयन में इथेनॉल व जल के मोल प्रभाज निकालिए। इस तरह का मोल प्रभाज का कोई भी प्रश्न आता है बच्चों, मोल प्रभाज का सूत्र क्या है? जैसे हमने कहा बी के मोल प्रभाज निकालना है हमें, एक्स बी निकालना है, तो सूत्र होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जो भी निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल को हम मोल प्रभाज बताते हैं। 46% इथेनॉल का विलयन है ना बेटा, इस क्वेश्चनों को नोट भी कर लेना। चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 46% C2H5OH का मतलब हुआ 100 ग्राम। अगर नहीं दिया होता बेटा तो वेट बाई वेट माना जाता है, परसेंटेज नहीं दे रखा, कुछ साइड में नहीं दे रखा है, यानी 100 ग्राम में 46 ग्राम है। 100 ग्राम विलयन है तो इथेनॉल कितना हो गया? इथेनॉल हो गया 46 ग्राम। तो जल कितना हो गया बेटा? बकाया बचा हुआ जल हो गया 54 ग्राम। 100 में से 46 घटा देंगे, आंसर 54 आएगा। अब इन दोनों के अलग अलग मोल निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? इन दोनों के मोल निकाल लो। इथेनॉल के मोल निकाले हमने, इथेनॉल के मोल आएंगे बेटा, भार कितना है? 46, और इथेनॉल का अणु भार भी 46 होता है। क्वेश्चन बच्चों ऐसे दिए हमने अभी जिनमें कैलकुलेशन आसान हो। इसका अणु भार भी 46 होता है, आंसर आया 1 मोल। यानी ये जो सॉल्यूशन है उसमें इथेनॉल का 1 मोल है। अच्छा, जल के मोल निकालें। जल का दिया है 54 और अणु भार होता है 18, 3 मोल हो गए। कुल मिला के विलयन में 4 मोल हैं, 3 जल के 1 इथेनॉल का। जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो आप निकाल सकते हो। इथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है, अगर हमें इथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है तो इथेनॉल का मोल 1 बटे विलयन के कुल मोल 1/4 कितना है बेटा? 1/4 यानी कि 0.25। कितना आएगा? 0.25 मोल हो गए इथेनॉल के। अब अगर जल के मोल निकालना है तो अब आपको बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एक विलयन में अगर सभी घटक हों, 3 4 जितने भी घटक हों, उन सबके मोलों को, मोल प्रभाज को यदि जोड़ेंगे, उन सबके मोल प्रभाज को यदि जोड़ेंगे तो उत्तर आपका 1 आता है। यानी कि हम क्या कह रहा हूं मैं, x इथेनॉल प्लस x H2O, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू हमें मालूम है 0.25 होती है, तो x H2O निकल आएगा 0.75। x H2O कितना निकल आएगा बेटा? 0.75। तो प्रश्न था कि 46% इथेनॉल का जलीय विलयन है, वेट बाई वेट है बेटा। इसमें इथेनॉल के मोल कितने होंगे? इथेनॉल के मोल होंगे इथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा? 0.25। जल का क्या होगा? एक में से जो बचा रह गया वो जल का होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है बेटा? 1 होता है। ऐसे बहुत से प्रश्न आ सकते हैं बेटा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है ना बेटा? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, गन्ने की शक्कर के 1.14 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोला गया। अब जो विलयन मिला उसका जो क्वथनांक का उन्नयन था 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो के भी निकालना है। के अब भी आ सकता है बेटा, और दूसरी भी आ सकते हैं। उस सूत्र में से कुछ भी पूछ सकते हैं। अणु भार भी आ सकता था, यहाँ पे शक्कर ने लिखा होता, अवाष्पशील विलेय लिखा होता और के भी दे रखा होता, तो अणु भार निकाल सकते थे हम।
फॉर्मूला सिंपल है बेटा, डेल्टा टीबी, चूंकि ये क्वथनांक उन्नयन का सवाल है तो केबी इंटू एम। अगर हमें मूललता का सूत्र मालूम है तो हमारा काम हो गया। मूललता क्या होती है बेटा? मूललता क्या होती है? केबी इक्वल टू, मूललता होती है विलेय का भार गुणा हजार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार। हमें निकालना है केबी, तो केबी क्या हो जाएगा बेटा? केबी हो जाएगा डेल्टा टीबी गुणा एमबी गुणा डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी गुणा 1000। आपका आंसर हो गया। सबकी वैल्यू रखनी है अब तो आपको। क्वथनांक उन्नयन आपको दिया ही है। विलेय यानी कि सुक्रोज, किसका विलयन है? शक्कर का विलयन है। शक्कर का अणुभार दे रखा है। विलायक का भार, विलायक का भार दे रखा है 100 ग्राम जल, 25 ग्राम जल तो 25 दे रखा है। और गन्ने की शक्कर के ये दे रखा है विलेय का भार, सब कुछ दे रखा है बेटा आपको, है ना। डेल्टा टीबी कितना है? 0.02, जो कि ये दे रखा है, ठीक है ना। एमबी, एमबी कितना है? 342। डब्ल्यू ए, डब्ल्यू यानी कि विलायक का भार, विलायक यानी जल है, जल का भार दे रखा है 25 बटे डब्ल्यू बी विलेय का भार, विलेय ये है 1.14, 1.14 गुणा 1000। अब हम बच्चों इनको पॉइंट हटा दें, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल हो गया, ठीक है। 114 यह 3 बार कट जाते हैं। कितनी बार कट जाते हैं बेटा? 3 बार कट जाते हैं इससे। अब आया 3 गुणा 2 6 और 25 6 150 आ गया बटे 1000 है तो आ गया 0.15, है ना। ये केबी हो गया। किसके लिए? विलयन के लिए केबी हो गया, ठीक है ना। आप इस तरह से बहुत से प्रश्न आ सकते हैं बेटा, कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं, उसको आप आसानी से कर लेंगे। कभी कभी के एफ की वैल्यू भी आती है, कभी कभी एम बी की वैल्यू आती है। तरीका एक ही है, सूत्र आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या लगा हुआ अति लघु उत्तरीय में। सल्फ्यूरिक एसिड का एक नमूना है, 91% WYV दिया है। तो बच्चों आपको WYV का मतलब आना चाहिए। परसेंटेज में WYV दिया है, इसका मतलब यह है 100 ग्राम। देखना बेटा, V मतलब होता है टोटल, टोटल दिया है वॉल्यूम, और W होता है मास। इसका मतलब 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में 91 ग्राम, 100 ml विलयन में 91 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। प्रश्न यह है, इसका मतलब क्या है? 100 ml विलयन में 91 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस विलयन की MN ये सब निकालना है आप, ठीक है ना। निकालना है, सरल क्वेश्चन है बेटा। हम क्या लिखेंगे? 91% WYV का मतलब क्या है? इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि 91 ग्राम, 91 ग्राम सॉल्यूट कौन है बेटा? सॉल्यूट कौन है? देखें, H2SO4। 91 ग्राम H2SO4 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। इसका मतलब क्या है बेटा? 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें 91 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी हमें इन 3 चीजों को निकालना है, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता निकालनी है। मोललता में हमें विलेय का भार चाहिए पड़ता है, और हमें अभी विलयन का आयतन दिया है, सॉरी विलय नहीं, विलायक का भार, और विलेय का भार दिया है, तो हमें विलायक का भार नहीं मालूम कितना है अभी। तो हम जानते हैं आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो हम विलेय का, अगर हम विलयन का भार निकालेंगे, किसका निकालें बेटा? विलयन का भार निकालें यदि हम, विलयन का भार, इसका मतलब होगा विलयन का आयतन गुणा विलयन का घनत्व। विलयन का आयतन दे रखा है 100 और विलयन का घनत्व दे रखा है 1 दशमलव, कितना दे रखा है बेटा विलयन का घनत्व? उसमें 1.81, 1.81 दे रखा है, यानी 181 हो गया ml, 101 भार था, सॉरी 181 ग्राम हो गया। अब प्रश्न थोड़ा बदल गया,
ये भी कह सकते हैं 181 ग्राम, 181 लिखना बेटा, 181 ग्राम विलयन में 91 ग्राम H2O है। तो H2O का भार कितना है बेटा? H2O का भार पूरा 181 है और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल 91 है, आंसर आया 90। अब आपका काम बन गया। अब बेटा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखें। जल का भार हमें मालूम चल गया 91 है, 90। सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना है? 91 है। विलयन का आयतन कितना है बेटा? 100 ml है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का बेटा अणुभार होता है, अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी, आप निकाल लेना 2, 32, 64, 98 आएगा। कितना आएगा बेटा? 98। अब हम काम कर लें, स्मॉल मोललता निकालनी है। विलेय का भार, विलेय सल्फ्यूरिक अम्ल 91 गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार होता है 98, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है बेटा? 98, और विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार है 90। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वह विलयन की मोललता आ जाएगी। अब हमें निकालना है विलयन की मोललता, कैपिटल M। फिर वही विलेय का भार, विलेय का भार कितना है? 91 गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार 98 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, और यहां आता है विलयन का मिलीलीटर में आयतन, वो दे रखा है 100। इसको जब बेटा सॉल्व कर लोगे तो आपकी मोललता आ जाएगी। मोललता हो गई, मोललता हो गई। नॉर्मलता निकालना है। जब भी मोललता और नॉर्मलता एक साथ निकालनी हो तो सूत्र होता है स्मॉल n इंटू m, मतलब x फैक्टर या n फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये अम्ल है। अम्ल का x फैक्टर या n फैक्टर कहें, वो इसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रदान करने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या होती है। कौन से आयनों की संख्या होती है बेटा? हाइड्रोजन। इसका x फैक्टर 2 है, तो इसकी मोलरता में 2 का गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वह नॉर्मलता आ जाएगी। वह क्या आ जाएगी बेटा? नॉर्मलता आ जाएगी। तो आप प्रश्न समझ रहे हैं? इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है, ऐसे बहुत से प्रश्न बनते हैं बेटा, आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। ऐसे कोई भी प्रश्न आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो इन प्रश्नों को। और बेटा एक प्रश्न और लिखा हुआ है, एक प्रश्न और है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया का डेसी मोलर सॉल्यूशन है। डेसी मोलर क्या होता है बेटा? डेसी का मतलब होता है 1/10, ठीक है। सेंटी आता है 1/100, बाई आता है, मतलब डेसी आ सकता है, सेंटी आ सकता है, बाई भी आ सकता है, ठीक है नहीं ना। नॉर्मली तो डेसी का मतलब है 1/10, यानी इसकी मोलरता दे रखी है क्या? क्या डेसी मोलर, यानी कि m की वैल्यू दे रखी है 1/10, 0.1 मोल प्रति लीटर का सॉल्यूशन है। टेम्परेचर दे रखा है 27-273 बराबर हो गया 300 केल्विन, ठीक है नहीं। आर की वैल्यू बेटा हम जानते हैं 0.0881, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। लीटर वायुमंडलीय, क्या लिखते हैं बेटा? लीटर वायुमंडलीय पर केल्विन पर मोल, ये हमारी आर की वैल्यू होती है। अब हम जानते हैं सिंपल सा, पराशरण दाब निकालना है, पाई निकालना है। पाई इक्वल टू होता है CRT, और C की वैल्यू होती है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन RT। और बेटा आयतन अगर मिलीलीटर में दे रखा होगा तो हम लीटर में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? डेसी मोलर का मतलब 0.1 मोल प्रति लीटर विलयन, यानी विलयन का आयतन कैसा है बेटा? 1 लीटर है। डेसी मोलर का मतलब क्या है? 1/10 मोल घुला हुआ है विलेय का 1 लीटर विलयन में, यानी विलयन का आयतन कितना है यहाँ पे? 1 लीटर है। तो लीटर वाला ही फॉर्मूला लगा दे, अब तो हम फॉर्मूला लीटर वाला लगा दें। 1 लीटर लिखा है, वैल्यू रख दो, विलेय का मोल है 0.1, डेसी मोलर दे रखा है। या इसको पूरे को भी लिख सकते थे 0.1, ये डेसी मोलर, यानी सी मतलब n/v, तो डायरेक्ट ही लिख दो बेटा ना, C/C इक्वल टू होता है n/v, मोलरता होती है, तो मोलरता रखी 0.1,
अच्छा 0.1, आर की वैल्यू 0.0821 और टी की वैल्यू 300। बेटा जो आंसर आएगा उतने वायुमंडलीय आपका विलयन का पराशरण दाब आ जाएगा। ऐसे बहुत से प्रश्न बेटा आते हैं। अधिकांश प्रश्नों में से जो इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। क्योंकि बच्चों कालांश लंबा हो रहा है, इसके जो विस्तृत आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं उनका एक अलग से वीडियो प्रेषित किया जाएगा। कल आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं आशा कर रहा हूं मेरे बच्चे उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और उसमें बहुत अच्छे अंक लाएंगे।